अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं आपका मेज़बान उमर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम सुनने चाहने वाले तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम को और हमारी काविशों को पसंद कर रहे हैं। आप हमारा प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर देख सकते हैं। इसके अलावा आरजे इरफान अशरफ यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को अपलोड किया जाता है। इस प्रोग्राम में मेरा साथ निभाते हैं आरजे इरफान अशरफ, लेकिन आज अपनी ज़ाती मसरूफियत की बिना पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। इसलिए आज इस प्रोग्राम की तमाम तर जिम्मेदारियां मेरे नाजुक कंधों पर हैं। आज दोबारा से हमने अपने दोस्त तबस्सुम गफ्फार को प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा लाइफ कोच हैं और कैरियर काउंसलर हैं। कल के ही प्रोग्राम में हमने कुछ प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रही हैं उस हवाले से बात की थी। आज मैं दोबारा से तबस्सुम को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहूँगा और इसी के साथ अपना दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा कि जो इम्पैक्ट होगा कोरोना का हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ पर और जो पोस्ट आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे, इस हवाले से तबस्सुम आप क्या कहना चाहेंगे? अपने प्रोग्राम का आगाज़ हम अपने इसी क्वेश्चन से करते हैं। जी। थैंक यू सो मच उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा से फिर मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम के अंदर। तो जैसे कि सवाल इस चीज़ का है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा स्टूडेंट लाइफ के ऊपर, कल भी हमने इसे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर मैं बात करूं कि हम इसे कैसे पॉजिटिव लेके साथ में चल सकते हैं, वही स्टूडेंट इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं या वही स्टूडेंट इससे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं जो दो एलिमेंट के ऊपर मैक्सिमम काम कर लेंगे। अब वो दो एलिमेंट कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं, जिस स्टूडेंट ने अपने घर के अंदर स्टडी का एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है और उसने बेस्ट टाइम की सिलेक्शन की हुई है, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकता है इस टाइम से। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बेस्ट टाइम की और बेस्ट इन्वायरमेंट की सिलेक्शन नहीं की स्टडी के लिए, वो कभी भी बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके। मैं अपना इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट सिस्टम लॉकडाउन के पीरियड में क्वारंटाइन का जो दौरानिया है 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। अभी हमें नहीं मालूम कि गवर्नमेंट इस दौरानिए को, इस पीरियड को कहाँ तक लेकर जाएगी और क्या सूरत हाल होगी। अभी तक तमाम जो गवर्नमेंट के अदारे हैं बिल्कुल खामोश हैं। हमें नहीं पता कि स्टूडेंट्स के साथ अगला लाए अमल क्या होगा। बोर्ड अपनी जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं न्यू क्या अनाउंस करेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स इस क्वारंटाइन के पीरियड को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं और अपनी जो स्टडीज़ हैं उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और क्वालिटी टाइम किस तरह से इसको बना सकते हैं इस टाइम को। अच्छा सर, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, किसी भी शख्स के लिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसका शेड्यूल, कि उसका आप उमर भाई मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज़ आ रही है, बात कीजिए। उमर भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब बात कीजिए, आवाज़ आ रही है। जी, जी। सर मैं बात कर रहा था कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है शेड्यूल। किसी भी इंसान का ज़िंदगी गुज़ारने की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी शख्स है, अगर उसने अपनी लाइफ़ के अंदर कोई शेड्यूल ऐड किया हुआ है कि उसने किस टाइम पे किस चीज़ को परफ़ॉर्म करना है, तो उसके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है चीज़ों को परफ़ॉर्म करना या बेस्ट परफ़ॉर्म करना। अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट परफ़ॉर्म करना उसके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। इसी तरह स्टूडेंट की लाइफ़ के अंदर अगर वो बेस्ट परफ़ॉर्म करना चाहता है, तो उसे अपनी इस दिनों के अंदर अपना एक शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ना एक दिन आप हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, गुजरांवाला बोर्ड के अंदर एक स्टूडेंट ने 505 में से 504 मार्क्स लिए। मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ, नूरीन कौसर उस स्टूडेंट का नाम था। तो मैं उसका जी। इंटरव्यू किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ऐसी कौन सी चीज थी आपके पास जिससे आपने फॉर एग्जाम्पल इतने अच्छे मार्क्स ले लिए? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई स्टूडेंट 505 में से 504 मार्क्स ले लेगा, बोर्ड के अंदर इतनी स्ट्रगल कर लेगा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला था आपके पास कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया?
तो वो स्टूडेंट मुझे कहती है, सर मेरे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था, जस्ट मैंने एक चीज के ऊपर अमल किया। अच्छा, मैंने कहा वो क्या है एक चीज? वो कहते सर मैंने अपना एक टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ, मैंने चीजें क्रिएट की हुई थी कि मैंने किस टाइम पे क्या चीज परफॉर्म करनी है और किस तरीके से करनी है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, वो टाइम टेबल तो डिजाइन कर लेता है, लेकिन उसे फॉलो कैसे करना है, उसके प्रॉपर मुताबिक कैसे चलना है, वो इस पे अमल नहीं करता। तो उसने क्या किया उस स्टूडेंट ने, उसने 100% तो नहीं, तकरीबन 80 से 85% उस पर कहती है वो कि सर मैंने अमल किया उसके ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने टाइम टेबल के अंदर रखा हुआ है कि मैंने 20 मिनट मैंने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो 20 मिनट मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मेरे घर में कोई फंक्शन चल रहा है, चाहे मेरे घर में कोई फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थडे है। हमारे आम रूटीन में क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, अगर कोई छोटा सा फंक्शन भी है घर में तो हमें पता ही नहीं होता हमारी बुक्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं। हमें हमारे स्टूडेंट को बेसिकली फोर्स करना पड़ता है। मैंने लास्ट कल भी बात की थी, यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए ये सारी चीजें क्रिएट कर लेगा, वो क्या करेगा, इन छुट्टियों से मैक्सिमम फायदा उठाते हुए और बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। और एक और चीज यहाँ क्लियर करता है, चलो जो स्टूडेंट आज यहाँ पे समझ रहे हैं अपने घरों में बैठे हुए कि अच्छा ये एग्जाम नहीं होंगे, हमें डायरेक्ट ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा किसी क्लास के अंदर, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैक्सिमम अगर बोर्ड स्टेप लेता भी है, अगर मेरी डिफरेंट लोगों के साथ बात हुई इस टॉपिक के ऊपर कि मैक्सिमम बोर्ड क्या स्टेप ले सकता है, क्या क्या डिसीजन ले सकता है, वो मैक्सिमम ये कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th के ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं, 9th के एग्जाम रहते हैं होने वाले, जो बाकी रह गए उन्हें वो कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर है उसके हो सकता है वो एग्जाम ना लें, उन्हें प्रमोट कर दें सेकेंड ईयर में, और उनके जिस तरह पहले दौरों में आप अगर पिछले सालों में देखें, जैसे कंबाइन एग्जाम हुआ करते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और वो मैं समझता हूँ ज्यादा मुश्किल होंगे हमारे स्टूडेंट के लिए 2 ईयर के एग्जाम परफॉर्म करना, यानी कि फर्स्ट ईयर का भी आपने पेपर देना है और सेकेंड ईयर का भी पेपर देना है आगे जाके, लेकिन सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे ही होंगे, वो हर कंडीशन में होंगे। ओके। अभी तक जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, जिस तरह से प्रीवियस जो हमारा टाइम था उस टाइम पर भी इसी तरह से होता था कि बोर्ड में 9th और 10th का कंबाइन एग्जाम होता था और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी। मेरा ख्याल है कि अब स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का उनका एग्जाम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा और सेकंड ईयर के लिए उनको टाइम थोड़ा मिलेगा जिसकी प्रिपरेशन कर सकें। मैं अपने सवाल को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आपने बात की टाइम मैनेजमेंट की, उसके अलावा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर हम जर्नलाइज करें, ये बहुत एक माइनर क्लास है, बहुत कम क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की जो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं, जो स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम देते हैं या जिनको अंदाजा है कि हमने अपनी स्टडी को टाइम देना है। अगर हम उन 70 से 80% स्टूडेंट्स की बात करें जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली के अंदर या जिनके गिरदोनवा में इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं उनको देखने में मिला कि जहां पर वो देखें कि स्टडी हमने अपनी तालीम को फोकियत देनी है, हमने खेल कूद के अलावा अपना जो स्टडी है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स में हम किस तरह से ये शऊर बेदार कर सकते हैं या उनके अंदर ये इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं कि वो स्टडी को अपनी प्रायोरिटी पर रखें और वो दिल लगाकर अपनी तालीम में आगे बढ़ सके। अच्छा सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कैसे अपने टाइम टेबल को, फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिली, हमने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर हम क्या होता है थोड़ी टाइम के बाद फिर क्या होता है कि हम फिर उसी रूटीन के अंदर, पुराने वाले रूटीन में चले जाते हैं। यहाँ पे एक छोटे से, मैं इसको छोटे से वर्ड्स के अंदर मिनिमाइज करते हुए और एक छोटा सा फार्मूला उनके साथ शेयर करते हुए इस चीज को उनके सामने रख देता हूँ, बच्चों के सामने। हम सर हमेशा अपनी लाइफ के अंदर उस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, इसकी हमें इम्पोर्टेंस के मतलब बताया जाता है। हमारे पाकिस्तान का, ये मैं अगर बात करूं, हमारे स्टूडेंट हैं उनका एक अलमिया ये है कि उन्हें बचपन से बता तो दिया जाता है कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, उसे बचपन से बता तो दिया जाता है कि बेटा तुमने इंजीनियर बनना है,
लेकिन कभी उसको ये नहीं बताया जाता कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है तो किस तरीके से डॉक्टर बनना है, उसके लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ेगी तुमको, उसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी तुमको, और किस तरीके से तुम इस रास्ते के ऊपर चल सकते हो। सेम इसी तरह अगर तुमने इंजीनियर बनना है तो वो कौन कौन से ऐसे फिल्टर लाइफ के अंदर लगे हुए हैं जिनके अंदर से तुम गुजरोगे तो इंजीनियर बन सकते हो। और यही रीजन है हमारी कि हमारे बच्चे मैट्रिक के बाद 700 नंबर लेने के बाद एफएससी प्री मेडिकल के अंदर एडमिशन ले लेते हैं सर। और क्या होता है कि वो 2 साल गुजरने के बाद फिर बीए या बीकॉम की तरफ मूव कर जाते हैं। तो नंबर वन चीज है कि यहाँ उन्हें क्लियर करवाया जाए कि अगर आपने कोई फील्ड सिलेक्ट की है तो क्या उसके मतलब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन भी है या नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं मैंने कहाँ पे पहुंचना है तो क्या आपके पास उस चीज की मोटिवेशन रहेगी। ओके। मेहर भाई। बिल्कुल ठीक है। मैं इससे रेलिवेंट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बच्चा जब अपनी अर्ली स्टेज से अपना स्टडी को कैरी ऑन करते मिडिल तक पहुंचता है, काफी हद तक उसका माइंड मेकअप हो चुका होता है, उसका जहन बन चुका होता है, या तो दोस्तों से देखकर या अपने गिरदोनवा में जो उसके अजीज अकरबा में उसके ब्लड कजन होते हैं, या पेरेंट्स की तरफ से उसे बताया जाता है कि उसने इस फील्ड को ज्वाइन करना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट का क्या टैलेंट टैलेंट है, कुदरत ने उसको किस फील्ड के लिए चुना है, उसको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, वो एक स्टूडेंट किस तरह से जान सकता है कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, या उसका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है, या उसका क्या पैटर्न होगा अगर कोई वो गोल सेट करता है। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी मैं अगर बात करूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के कंधों पे और हमारे टीचर्स के कंधों के ऊपर आती है। बेसिकली मैं इस मेन पॉइंट के ऊपर काम करता हूँ, या मैं जब डिफरेंट स्कूल के अंदर जाता हूँ, बच्चों के साथ बात करता हूँ, तो मेरा मेन टारगेट ही ये होता है कि बच्चों को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, यानी कि उन्हें बताया जाए कि बेटा आपके पास ऑप्शन कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग जा सकते हो। जब आपके सामने ऑप्शंस होंगी तो फिर आप उनमें से कोई अपनी बेस्ट अपने सब्जेक्ट के लिहाज से कोई ना कोई चीज सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा सर कि मेरे सामने कौन कौन सी ऑप्शन है, उमर भाई मुझे पता ही नहीं कि मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ नहीं जा सकता। अगर मुझे अपने चाचू के बेटे को देख के ही सिलेक्ट करना है कि अच्छा वो डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छा वो पुप्पू की बेटी इंजीनियरिंग कर रही है तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लूँ। हालांकि हो सकता है मेरे लिए इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मैथ पढ़ना बहुत मुश्किल हो। ठीक है। तो नंबर वन मेरे सामने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की और टीचर्स की, या ऐसे लोगों की जिनके पास ये इंफॉर्मेशन है, जिनको पता है कि आगे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूंगा मैट्रिक के अंदर, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ स्कूल वालों से कि कम से कम आप अपने बच्चों को, जब आपका बच्चा यहाँ से मैट्रिक करके निकल रहा होता है स्कूल के अंदर से कम आप उसे गाइड करें कि एफएससी प्री मेडिकल क्या होता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग क्या होती है, आईसीएस किस फील्ड का नाम है, आईकम क्या होता है, बीए बच्चा करने जा रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो क्या चीज है। आप कॉमर्स की तरफ जा रहे हो तो उसकी आगे कौन कौन सी शाखें आप क्या क्या बन सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। वो मुझे तुझे किसी तीसरे चौथे को देख के वो कोई फील्ड सेलेक्ट कर लेता है और उसे फिर बाद में वो 2 साल या 1 साल गुजरने के बाद अंदाजा होता है मैं तो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं था। फिर स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, अपने 1 से 2 साल जाया करता है, फिर उसे अंदाजा होता है कि मुझे ये फील्ड सेलेक्ट नहीं थी करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा अलमिया है कि हमारे स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो खुदारा मैं अदारों से कहूंगा कि वो कम से कम अपने स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन जरूर दें। हमारे मैं अगर कॉलेजेस की भी बात करता हूँ तो वो जस्ट जब स्टूडेंट मैट्रिक करके किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले रहा होता है तो उनका 100% फोकस ये होता है कि स्टूडेंट हमारे पास आ जाए। वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन ले ले, हमें इससे कंसर्न नहीं होता किसी भी कॉलेज को, जस्ट वो क्या कर रहा होता है उसे एडमिशन दे रहा होता है। अगर वहां पे ही वो बच्चे को उसके मार्क्स को देखते हुए उसे गाइड करें, बेटा तुम्हारे 600 नंबर हैं, तुम मेडिकल के लिए नहीं हो, मेडिकल के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, एमडी कैट का कितना मेरिट होता है, कैसे बच्चा वहां तक पहुंचता है, अगर ये इन्फॉर्मेशन उसकी बताई जाए तो उसे कहा जाए कि बेटा इस फील्ड के अंदर तुम ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, तो वो ज्यादा ईजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है कि स्टूडेंट 1 से 2 साल जाया करने के बाद उनको अंदाजा होता है, मेरा ख्याल है कि वो स्टूडेंट ज्यादा खुश नसीब है जिनको 1 से 2 साल जाया करने के बाद भी इल्म हो जाता है कि हमारे लिए ये फील्ड नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी देखने में आता है कि एक पूरा कैरियर, अपनी एक पूरी जिंदगी एक फील्ड में लगाने के बाद इल्म होता है कि हमारा ये डिपार्टमेंट नहीं था, या हमने एक गलत फील्ड को चूज किया।
इसी से रेलिवेंट मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। मेरे ख्याल में मेरी एक दानिश के मुताबिक अ, स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जिस टाइम पर स्टूडेंट हेलो जी, तो बस आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं सर, ज़रा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, आपका मैं क्वेश्चन नहीं ओके, सुन पाया। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा कि मैं क्वेश्चन से पहले एक सजेशन आपसे शेयर कर रहा था कि स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर उनको गाइडलाइन देनी चाहिए, एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड अभी आ चुका है कि अभी जो छोटे स्कूल्स और कॉलेजेस भी हैं वो भी कैरियर काउंसलर और मोटिवेशन स्पीकर्स को अपने इंस्टीट्यूट्स में इनवाइट करते हैं, और उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर आके मुखातिब होता है तमाम स्टूडेंट से, वो एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा होता है, वो एक सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन दे रहा होता है। हम एक स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ उसके नंबरों की बुनियाद पर नहीं बता सकते कि आपको ये फील्ड चूज करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि उसके घर के हालात उसका अहम रोल प्ले करते मैं आपको जी सुन तो नहीं पा रहा हूँ उमर भाई। जीत बसो आप कंटिन्यू कीजिएगा किसी जीत वजह वसम से। जी, कुछ ना नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू कीजिए। क्वेश्चन यही है कि हम किस तरह से, मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के अंदर इस चीज को हमें फरोग देना चाहिए कि इंडिविजुअली तमाम पेरेंट्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और स्टूडेंट्स भी अपनी इंटरेस्ट के साथ, अपनी काउंसलिंग के साथ वो उससे स्पेशलाइज पर्सन से अपने कंसर्न शेयर कर सके, ताकि जो प्रोफेशनल आदमी है वो उसको प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। इस चीज की कितनी अहमियत है हमारी सोसाइटी के अंदर कि इसको उजागर किया जा सके? इसमें सर सबसे पहले हमें थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, यानी कि पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हमारा थोड़ा-सा स्टूडेंट जो है, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आगे निकल चुका है और हमारा पेरेंट्स जो है, वो पीछे रह चुका है। कई जगह पे ऐसा होता है कि स्टूडेंट कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड सेलेक्ट करना चाह रहा होता है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, वो उसे फ़ोर्स कर रहे होते हैं, नहीं-नहीं जी, तुमने डॉक्टर ही बनना है। तुमने क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी माशरे के अंदर, हम तुमने देखा नहीं है तुम्हारे ताए का बेटा डॉक्टर बन रहा है, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे पेरेंट्स को भी गाइड करने की ज़रूरत है, यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट है ये कितना को बर्डन बर्दाश्त कर सकता है, और साथ में हमें जहाँ पे हम स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं डिफरेंट कैरियर्स के मतलब, साथ में हमें यहाँ पे गाइड करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा गाइड करने वाले को बल्कि कि क्या वो इस चीज़ को अफ़ोर्ड भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस करियर के अंदर वो मूव भी कर पाएगा। जैसे आपने बात की कि सिर्फ़ नंबरों की बेस पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा इस फ़ील्ड में जा सकता है या नहीं जा सकता। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका उसका उस फ़ील्ड के अंदर इंटरेस्ट कितना है। उसने पहले बैकग्राउंड पे अपना कितना इंटरेस्ट डेवलप किया इस फ़ील्ड के अंदर, तो अब क्या है, तो हमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट को गाइड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सजेशन दूँगा डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन से जो डिफरेंट स्कूल के अंदर काम कर रही हैं, या डिफरेंट जो स्कूल कॉलेजेस इस वक़्त पे काम कर रहे हैं, कि वो गाइड करें स्टूडेंट को, उन्हें बताएँ एडमिशन से पहले, या अगर वो किसी स्किप कर रहा है किसी ऑर्गनाइज़ेशन को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को, तो वो उसे बता के भेजे कि भई ये करियर पाथ है, इनको फॉलो करते हुए आपने आगे बढ़ना है। इसके लिए इतनी फीस इस यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं बात करता हूँ, हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग के लिए पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी नेस्ट के अंदर चला जाऊँ।
ठीक है। तो उसके लिए कितने फिल्टर्स लगे हुए हैं, किस किस तरीके से आप वहां पे जा सकते हो, ये सारी चीजें भी गाइड करना जरूरी है। सिर्फ ये बता देना जरूरी नहीं है कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा और हर हाल में जाना है, नहीं। साथ में उस स्टूडेंट को ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी एक सेमेस्टर की फीस लाख से ऊपर है। साथ में ये भी बताना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे डिफरेंट स्कॉलरशिप भी है जिनकी बेस पे आप आगे परफॉर्म कर सकते हो। तो यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास होगी, मेरे टीचर के पास होगी, तो वो फिर गाइड कर सकता है। सर प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे है, ना तो ये इंफॉर्मेशन हमारे टीचर के पास है और ना ही ये इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास है। अब क्या करता है स्टूडेंट, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट चीजों को सुनता है और वो फिर देखता है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ओके, सभी चीजें आपस में इंटरलिंक है, कनेक्टेड हैं। हमें इन तमाम चीजों का धारा बदलने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी एक स्टूडेंट्स के तमाम इंस्टीट्यूट्स ने स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया है। एक तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो किस तरह से उनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इस हवाले से आपकी माहिराना राय मदरकार है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चीज पे बात कर लूं कि आपने क्वेश्चन किया कि अगर कोई स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट अनफेवरेट है, वो उसे फेवरेट में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, या वो उसे डिसलाइक करता है सब्जेक्ट, वो उसे अच्छा नहीं लगता पढ़ने में, तो वो उसे फेवरेट में कैसे, या उसे याद करने में कैसे आसान बना सकता है। इसके लिए तो कुछ टेक्निक्स हैं याद करने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को। अच्छा, वो गोरे की 3 से 4 टेक्निक्स हैं, जिसमें मैं बात कर लूँ SQR3 टेक्निक्स है किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए। माइंड मैप की एक टेक्निक है किसी भी लेसन को याद करने के लिए। इसी तरह डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम लेसन को इजीली याद कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज, अगर कोई भी स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को आसान बनाना चाहता है और उसे लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, किसी स्टूडेंट को लगता है जी मुझे फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है। अच्छा, फिजिक्स मुश्किल लगती है, कभी उस स्टूडेंट ने ये नहीं हमें बताया, सिर्फ उसने एक टॉपिक, एक लाइन बोल दी कि मुझे फिजिक्स मुश्किल लगती है। क्या कभी उस स्टूडेंट ने ये कहा कि इस फिजिक्स के अंदर मुझे मुश्किल लगता क्या है, रीजन क्या है? उसने कभी इस चीज को फिल्टर ही नहीं किया कि इसके अंदर से क्या चीजें मुझे आती हैं और क्या नहीं आती, कितनी चीजें हैं जो मैं बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर वो इस चीज का एनालिसिस कर ले कि फिजिक्स की बुक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पूरा साल पढ़ी है और अभी भी मैं उसे डिसलाइक कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने इस एलिमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया कि कितने परसेंट बुक मुझे आती है और कितने परसेंट नहीं आती। वो कौन सी क्या हो सकता है वो फिजिक्स को सिर्फ इस बेस पे डिसलाइक कर रहा हो, उसके न्यूमेरिकल उससे सॉल्व ना हो रहे हो, कोई फार्मूला उसे समझ ना आ रहा हो। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जरूरत है स्टूडेंट को समझने की, वो नंबर 1 ये चीज है कि वो देखे वो जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट को डिसलाइक कर रहा है, वो कितने परसेंट है जो उसको नहीं आता उसके अंदर से, या कौन से वो टॉपिक हैं, या वो कौन सा वो चैप्टर है जिसे वो नहीं आता। बाकी अगर वो इस चीज पे गौर करे, अच्छा 50% तो मुझे किताब ऑलरेडी आती है, मुझे पता है फिजिक्स आती है, लेकिन अच्छा ये 50% नहीं आती, तो इस 50% पे मैं काम करके इसे अपने बेस्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर एक बड़ा अलमिया क्या है कि हमें जो सब्जेक्ट अनफेवरेट लग रहा होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, मैं क्या करता हूँ अपने टाइम टेबल के अंदर उसे सबसे लास्ट पे रखता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 6 किताबें पढ़ने के बाद, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू पढ़ने के बाद मैं लास्ट पे जाके फिजिक्स को पढ़ूंगा। ऑलरेडी मेरा माइंड 5-6 किताबें पढ़ के थक चुका है और एक सब्जेक्ट जिसे मैं ऑलरेडी डिसलाइक कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसे सबसे लास्ट पे पढ़ रहा हूँ। जब ऑलरेडी मेरा माइंड 4 किताबों को पढ़ के थक चुका है, तो क्या मेरा माइंड उस किताब को एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर सकता सर। नंबर 1 चीज है, मैं यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा फार्मूला शेयर कर देता हूँ सर। कोई भी किसी भी स्टूडेंट का वीक सब्जेक्ट है या जिसे वो डिसलाइक करता है, उसकी 2 रिक्वायरमेंट है। अच्छा, वो 2 रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर 1, आपसे टाइम कितना दे रहे हो, और दूसरी तवज्जो कितनी दे रहे हो। हमारा अलमिया ये है, जो मेरा अनफेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैं उसे ना तो टाइम दे रहा होता हूँ और ना ही उसको मैं तवज्जो दे रहा होता हूँ। जब मैं अपने अनफेवरेट सब्जेक्ट को टाइम और तवज्जो देना शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा सर, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जरूरत है स्टूडेंट को समझने की, जो उनका डिसलाइक सब्जेक्ट है, वो जब भी पढ़ने बैठे, उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश है, वो कोशिश करें वो उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिसे वो डिसलाइक समझते हैं।
थोड़ा सा उसे टाइम दें, उसे तवज्जो दें। जब वो उसे टाइम और तवज्जो देना शुरू कर देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका फेवरेट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं बल्कि आपसे ही एक चीज थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आपका जी। आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट होगा, आप मुझे बताना चाहेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अच्छा, आप कोई भी आपका जो सब्जेक्ट फेवरेट होता है ना, क्या होता है सर, हम उसमें एफर्ट कम कर रहे होते हैं लेकिन आउटपुट पे रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिल रहा होता है। मुझे लग रहा एग्जैक्टली। होता है कि मैं इसे कम टाइम के अंदर पढ़ के भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं उसे इतनी तवज्जो नहीं दे रहा होता। लेकिन सेम से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, जो आपका अनफेवरेट सब्जेक्ट होता है, जो हमें लग रहा होता है ये बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होता, हम उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी हो सकता है कहीं पे ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हो। होता क्या है, लेकिन इतनी ज्यादा एफर्ट करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद, मैं उसमें इतने मार्क्स नहीं ले पाता जितने मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ले लेता। अब इसके पीछे रीजन क्या है सर? रीजन इसके पीछे मैं बड़े मजे की रीजन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो हर स्टूडेंट के माइंड के अंदर होती है अपने अनफेवरेट सब्जेक्ट के मतलब। वो रीजन क्या है कि हमने अपने माइंड के अंदर बिठा लिया होता है कि ये मेरा अनफेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसमें परफॉर्म नहीं कर सकता। मैं एफर्ट करने के बावजूद, ट्यूशन पढ़ने के बावजूद, कॉलेज स्कूल के अंदर पढ़ने के बावजूद उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक सब्जेक्ट है जहां पे मैंने अपने माइंड को बताया हुआ है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसकी ट्यूशन भी नहीं पढ़ रहा होता, मैं उसके मुताबिक जितना उसको टाइम रिक्वायरमेंट होती है उतना टाइम भी नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी मैं उसमें बेस्ट परफॉर्म कर लेता हूँ। रीजन क्या है? मैंने अपने माइंड को बताया हुआ है कि मैं इसमें परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, तो मैं उसमें कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जरूरत है कि हमने अपने माइंड के अंदर बिठाया है कि मैं इस सब्जेक्ट को कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो नंबर वन एक चीज ये भी है कि साथ में मुझे अपने माइंड को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, माइंड को भी बताना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं इसमें थोड़ी सी एफर्ट कर लूँ, थोड़ी सी चीजें ऐड कर लूँ, तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके। और रसम, आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, मैं वही रिपीट करना चाहूंगा जो पहले मैंने आपसे पूछा है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया है, कि आप समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती हैं, और वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो होना चाहिए क्राइटेरिया स्टूडेंट्स के लिए जो हमने स्टार्ट किया है, वो कितनी हेल्पफुल है, और क्या उस क्राइटेरिया को वो क्लासेस और वो सारी एफर्ट्स मीट कर रही हैं? अच्छा सर, एक और चीज ये है कि जो जैसे आपने क्वेश्चन किया है ये ऑनलाइन क्लासेस के मतलब, कि मैं शेयर करता चलूं, जब तक हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं ना करेंगे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। अब हमें समझना पड़ेगा हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को, हमारे डिफरेंट जो अदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये जरूरत है ना कि हम अपने स्टूडेंट्स को फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए, भी कोई पता नहीं 3 महीनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना सेमेस्टर कैसे कंटिन्यू करेंगे? अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलती वो अपने 6 माह का सेमेस्टर जाया कर बैठेंगे। अगर मैं बात करूं 6 माह का सेमेस्टर, आप अपना एक सेमेस्टर जाया कर रहे हो, तो आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया अपना। अगर यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं पे परफॉर्म कर रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहती है, तो स्टूडेंट को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस चीज को। मैं आज का स्टूडेंट मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चला सकता है, यूट्यूब पे सर्चिंग कर सकता है, वो नई नई गेम्स खेल सकता है मोबाइल के ऊपर, वो ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ले सकता? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आज का स्टूडेंट इतनी चीजें कर सकता है मोबाइल के ऊपर, वो व्हाट्सएप ग्रुप चला सकता है, वो ग्रुप मैनेज कर सकता है, तो क्या वो अपनी स्टडी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता? उसके लिए उसे यहाँ पे इशू आ रहा है कि मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, मैं ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ सकता। जरूरी है कि मैं एक एनवायरमेंट के अंदर कॉलेज में जाऊं, बैठूं सर के सामने, फिर ही मुझे समझ आएगी। मैं ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूँ, प्रॉब्लम्स होंगी, स्टार्टिंग पे थोड़े से इशू होंगे हमें ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए, लेकिन क्या है, जब ये ट्रेंड चल पड़ेगा, जब हम ये लेना शुरू कर देंगे क्लासेस। मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान में ऑलरेडी पहले ये सिस्टम है। अगर मैं बात करूं तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करवाती रही है अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओवरऑल पूरी पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है। तो क्या है, थोड़ा सा हमें अपने सिस्टम को भी साथ में थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा, हमें जो टेस्ट सिस्टम है उसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से इस पे थोड़ा सा जो हायर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्हें थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि अगर हमने ऑनलाइन टेस्ट लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, अगर हम ऑनलाइन लेक्चर देंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे चीजों को डेवलप करना है, और साथ में कहीं ना कहीं पे
स्टूडेंट को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर या इस टाइम में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियां जो ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हैं और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा पा रही। उसकी एक रीजन है कि उनके स्टूडेंट चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। मैं आपसे बड़े मजे की बात शेयर करूं, डायनासोर एक दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन आज उसका हमें नामो निशान भी नजर नहीं आता। उसकी रीजन क्या है? उसने एनवायरनमेंट के चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो आज वो खत्म हो गया। और जो कौमें एनवायरनमेंट के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती वो बहुत पीछे रह जाती हैं। हमें इस एनवायरनमेंट को, इन चीजों को समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, बहुत शुक्रिया तबस्सुम, आपने अपनी कीमती आरा से हमें आगाह किया। आगे भी आपको हम इस तरह से प्रोग्राम में इनवाइट करते रहेंगे और थ्योरेटिकल डिस्कशन के अलावा जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं उनको भी हम ज़रूर अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। कल दोबारा से शाम 7 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू सो मच।